हाय दोस्तों, अध्याय 5 पढ़ेंगे अपन विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 का। और ये अगला लेक्चर है। तो इसमें इसके पहले हमने धारा 23 तक कवर कर लिया था। इसमें अपन अध्याय 5 पढ़ेंगे, संप्रहण यानी सींच के बारे में जो है अपन इसमें पढ़ेंगे। और ये 24 से 34 तक लगभग चलेगा। तो पहला देखते हैं, आतंकवाद के आगम के प्रति निर्देश के अंतर्गत ऐसी किसी संपत्ति के प्रति जिसका उपयोग आतंकवाद के लिए किया जाना आश्रित है निर्देश भी होगा। अगर मान लो आतंकवाद का आगम है, जो इसका उपयोग उसको मतलब आशा है कि इसके आतंकवादी कार्यों में प्रयोग किया जाएगा, तो वो भी ऐसा माना जाएगा कि उसी का आगम है। ठीक है, ये है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको देख लेना एक बार। 24A, आतंकवादियों के आगमों का संप्रहण। तो संप्रहण होता है दोस्तों सीज करना। सरकार अपने कब्जे में इसको लेती है। जैसे मान लो किसी कमरे को कोई आत्महत्या वगैरह जब कर लेता है तो कमरे को सीज कर देते हैं, वो लोग ताला लगा देते हैं उतने समय के लिए। लेकिन इसमें जो है परमानेंट संप्रहण की बात होती है, या अपील में कब आप वापस ले सकते हैं, इस सबको अपन जो है देखेंगे। 24 आतंकवाद के आगमों का संप्रहण। कोई व्यक्ति अगर आतंकवाद के आगमों को धारण नहीं करेगा या कब्जे में नहीं रखेगा, कोई भी व्यक्ति जो आतंकवाद की कमाई है, इसकी आगम है, पैसा वगैरह जहाँ से कैसे आता है, व्यवस्था वगैरह, इसको ना अपने कब्जे में रखेगा और ना धारण करेगा। आतंकवाद के आगम चाहे वे किसी आतंकवादी संगठन या आतंकवादी गैंग द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रखे गए हों, ऐसे आतंकवादी संगठन, गैंग या व्यक्ति को अत्याचार या क्षय के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित या सिद्ध दोष ठहरा गया हो अथवा नहीं यथास्थिति के सरकार राज्य सरकार को इस अध्याय के अधीन उपबंधित रीति संप्रत की जाने के दायित्वाधीन होंगे। चाहे आप गैंग में शामिल हों या ना हो, या आपको पे कोई अपराध पंजीबद्ध हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार को लगता है कि आप आतंकवादी आगम हैं जो इसको आप उपयोग में ला सकते हैं उनके फ़ायदे के लिए, या ऐसा आशय आपका है, तो वो संप्रहत कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ कार्रवाइयाँ इस धारा के अधीन आरंभ की जाती हैं, वहाँ न्यायालय अपराध में अंतर्वलित आतंकवाद के आगमों के मूल्य तुल्य संपत्ति की यथास्थिति कुर्की करने या उसका संप्रहण करने का निर्देश देने संबंधी आदेश पारित कर सकता है। उसकी कुर्की भी करा सकता है और संबंधित जो है संप्रहण भी करा सकता है। इसके बाद आता है धारा 25 आती है, अन्वेषण अधिकारी और अवैध प्राधिकारी। ये अन्वेषण अधिकारी और अवैध अधिकारी पिछले लेक्चर में अपन इनकी जो है परिभाषाएं पढ़ चुके हैं। शक्तियां और अवैध प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील। जो अवैध अधिकारी है उसकी क्या पावर्स होगी और वो कोई आदेश करता है तो उसकी अपील कहाँ करेंगे अपन 25 में पढ़ते हैं। यदि अपराध धारा 4 या अध्याय 6 के अधीन किए गए किसी अपराध का अन्वेषण करने वाले किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने के कारण है कि कोई संपत्ति जिसके संबंध में अन्वेषण किया जा रहा है आतंकवाद के आगमों से है, तो वह उस राज्य के हित में ऐसी संपत्ति स्थित पुलिस महानिदेशक के लिखित में पूर्व अनुमोदन से, किसके, पुलिस महानिदेशक के पूर्व अनुमोदन से, पहले उनकी क्या चाहिए, लिखित सहमति चाहिए, ऐसी संपत्ति का अभिग्रहण करने का आदेश करेगा। और जहां ऐसी संपत्ति को अभिग्रहण करना व्यवहार्य ना हो, जैसे अभिग्रहण में नहीं ले सकते, कोई संपत्ति ऐसी होती है कि उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह नहीं लिया जा सकता है, वहाँ यह निर्देश देते हुए संपत्ति कुर्की का आदेश होगा कि उस संपत्ति को ऐसा आदेश करने वाले अधिकारी या उस अभिग्रहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय अंतरित नहीं किया जाएगा। तब ऐसी स्थिति में अपन क्या कर देंगे, कुर्क करा लेंगे उसको और बोल देंगे कि आप ये उसकी जो प्राधिकारी है उसकी सहमति के बिना कहीं भी अंतरित नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो किसी ज़मीन वगैरह पे बोर्ड लग जाता है कि ये फलाने फलाने के अंतर्गत प्रतिबंधित है और इसको क्रय विक्रय इसके अधिकारी की अनुमति के बगैर नहीं किया जाएगा, यह क्योंकि कुर्क हो चुकी है। अन्यथा कार्रवाई नहीं की जाएगी जिसके समक्ष अभिगृहित या कुर्की की गई संपत्ति पेश की जाती है, उस आदेश की एक प्रति संबंधित व्यक्ति को भी भेजी जाएगी, जिसकी कुर्की हुई है उसको भी एक प्रति दे दी जाएगी। नंबर 2, अन्वेषण अधिकारी ऐसी संपत्ति के अपहरण या उसकी कुर्की के 48 घंटे के भीतर अभिगृहित प्राधिकारी को उसकी सम्यक सूचना देगा। अगर अन्वेषण अधिकारी ने संपत्ति का अभिग्रहण या कुर्की की है तो अभिहित अधिकारी को 48 घंटे के अंदर सूचना, सम्यक सूचना मानो उचित सूचना देनी है। 48 घंटे दोस्तों याद कर लो, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये फैक्ट परीक्षा की दृष्टि से होने वाला है। आता है 3,
अभिहित प्राधिकारी जिसके समक्ष अभिगृहित या कुर्क की गई संपत्ति पेश की जाती है, ऐसे पेश किए जाने की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर, जब प्राधिकारी के समक्ष पेश की जाती है तो ऐसी 60 दिन के भीतर दोस्तों, ये 60 दिन 48 घंटे के अंदर सम्यक सूचना और 60 दिन के अंदर अभिग्रहण या कुर्क के आदेश की या तो पुष्टि करेगा, उसे प्रति संग्रहित करेगा। देखो 48 घंटे के अंदर बड़े अधिकारी को अभिहित अधिकारी को सूचना मिली तो 60 दिन के अंतर्गत या तो वो कुर्की को पुष्ट कर देगा कि सही है, या फिर प्रति संग्रहित कर देगा, वापस कर देगा कि ये सही नहीं है, इसको वापस कर दो। परंतु उस व्यक्ति की जिसकी संपत्ति अभिगृहित या कुर्क की जा रही है, अब भी आवेदन देने का अवसर प्राप्त होगा। 60 दिन में जाँच होनी है कि ये सही है कि गलत, और उसको जिसकी संपत्ति आप कुर्क करके लाए हैं या अभिगृहित करके लाए हैं, उसको भी जो सुनवाई का अवसर दोस्तों दिया जाएगा। नंबर आता है चौथा, पॉइंट नंबर 4, अन्वेषण अधिकारी द्वारा कुर्क की गई स्थावर संपत्ति की दशा में उसे अभिहित प्राधिकारी के समक्ष तब पेश किया गया समझा जाएगा जब अन्वेषण अधिकारी अपनी रिपोर्ट अधिसूचित करता है और उसे अभिहित प्राधिकारी के समक्ष कार्रवाई की जाने के लिए रखता है। पेश कब समझी जाएगी? जब पूरी फाइल तैयार करके और उसके समक्ष रख देगा और कहेगा कि अब इस पर आप आगे कार्रवाई कीजिए। नंबर 5, अन्वेषण अधिकारी ऐसी किसी नकदी, अगर कोई नकद रुपया है जिसे यह अध्याय लागू होता है, अभिगृहित कर सकेगा और उसे प्रतिधृत कर सकेगा यदि उसके पास यह संदेह करने के लिए युक्त आधार है कि वह किसी आतंकवाद प्रयोजनों के संबंध में उपयोग किए जाने के लिए आश्रित है या वह किसी आतंकवादी संगठन या संपूर्ण संसाधन या उसका भाग बनती है, तब ऐसी स्थिति में वो कर सकता है। परंतु अन्वेषण अधिकारी द्वारा, ठीक है, इस उपधारा के अधीन अभिगृहित की गई कोई नकदी उस समय से जब उसे अभिगृहित किया गया था प्रारंभ होने वाले 48 घंटे के भीतर फिर से जब तक निर्मुक्ति नहीं की जाएगी जब तक वह नकदी अंतर्वलित करने वाला मामला अभिहित प्राधिकारी के समक्ष ना हो और उस प्राधिकारी ने उसके 48 घंटों के अधिक की प्रतिधारण की अनुज्ञा देने वाला आदेश न 48 घंटे के अंतर से ज़्यादा नहीं रख सकते हो आप, या तो 48 घंटे के बाद रखना है आपको तो ऊपर वाला अधिकारी आपको अनुमति देगा, उसके बाद ही स्पष्टीकरण पढ़ लें। बहुत ही दोस्तों आसान स्पष्टीकरण जो है होते हैं, तो अपन देखेंगे, ठीक है, स्पष्टीकरण देखेंगे इसका। इस उपधारा के प्रयोजन के लिए नकदी से निम्नलिखित अभिप्रेत है, ठीक है, किसी भी करेंसी में सिक्के या नोट, पोस्टल ऑर्डर, यात्री चेक, ये सब क्या है नकदी में आते हैं। क्रेडिट या डेबिट कार्ड जो उनका जैसा प्रयोजन सिद्ध करते हैं, बैंकर के ड्राफ्ट, ऐसी अन्य कोई भी जो है लिखते से मैंने पहले बताया था इंस्ट्रूमेंट है, ये चेक वगैरह होती हैं, ठीक है, और बंद मतलब जैसे ये आप ये पढ़ लेना है आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो उसमें बहुत सारी लिखतें जो है होती हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकार लिखित में आदेश द्वारा निर्दिष्ट करें। पॉइंट नंबर 6, अभिगृहित प्राधिकारी के द्वारा दिए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर न्यायालय को अपील कर सकेगा और न्यायालय या तो इस प्रकार किए गए संपत्ति कुर्की का अभिग्रहण आदेश की पुष्टि करेगा या ऐसे आदेश की प्रतिसंगत कर सकेगा और संपत्ति को मुक्त कर देगा। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, न्यायालय में होनी है। अब इसकी कहाँ होनी है? न्यायालय में अपील होनी है और 30 दिन के अंदर होनी है। 48 घंटे के अंदर अन्वेषण अधिकारी अभिगृहित अधिकारी को सूचना देगा, 60 दिन के अंदर वो निराकरण करेगा और सुनवाई का अवसर भी देगा। इसके बाद अगर 60 दिन के बाद जो अगर खिलाफ में आदेश जाता है तो जिस व्यक्ति की संपत्ति कुर्क हुई है दोस्तों वो क्या कर सकता है, वो 30 दिन के अंदर जो है न्यायालय में अपील भी कर सकता है। ठीक है, अब आती है धारा 26, न्यायालय द्वारा आतंकवाद के आगमों को संप्रहण का आदेश दिया जाना। अब यहाँ पर क्या है, कोर्ट जो है आदेश दे रही है न्यायालय द्वारा आतंकवाद के आगमों के संप्रहण का आदेश दिया जाना। जहाँ कोई संपत्ति इस आधार पर अभिगृहित या कुर्क की गई है कि वह आतंकवाद के आगमों का गठन करती है और न्यायालय धारा 25 की उपधारा के अधीन इस संबंध में आदेश की पुष्टि कर देता है, चाहे उस व्यक्ति को जिसके कब्जे से अभिगृहित या कुर्क किया गया है
अध्याय 4(6) के अधीन किसी अपराध के लिए न्यायालय में अभियोजित किया गया हो या नहीं, वह ऐसी संपत्ति के संप्रहण का आदेश दे सकेगा। न्यायालय ने जैसे ही पुष्टि की कि हाँ जो ये संपत्ति है ये किसकी है, ये आतंकवादी कार्यों के लिए उपयोग में थी या इसका आशय था, बस उसको उसने सीज करने का, संप्रहण करने का जो है आदेश पारित वो कर देगा। आतंकवाद के आगमों के संप्रहण के पूर्व हेतु दर्शित करने की सूचना का जारी किया जाना। धारा 27 आतंकवादों के आगमों के संप्रहण से पूर्व हेतुक दर्शित करने की सूचना का जारी किया जाना। हेतुक मानो उसका उद्देश्य, कारण क्या था, उद्देश्य क्या था, क्यों, आखिर क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, हेतुक और हेतु में दोस्तों बहुत अंतर होता है। अभी आगे चल के बताऊंगे, अगले वीडियो में बताऊंगा हेतुक क्या होता है और हेतु क्या होता है। धारा 26 के अधीन आतंकवाद के किन्हीं आगमों के संप्रहण का कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उस व्यक्ति को जो ऐसे आगमों को धारित करता है या अपने कब्जे में रखता है उन आधारों की जिन पर आतंकवाद के आगमों को संप्रेषित करने का प्रस्ताव किया गया है उसको जानकारी देने वाली सूचना नहीं दे दी गई है और उस व्यक्ति को ऐसे युक्त समय के भीतर जो सूचना में निर्दिष्ट हो संप्रहण के आधारों के विरुद्ध लिखित में पक्ष कथन प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो और उस मामले में सुनवाई का अवसर भी न दिया गया हो। दोस्तों न्यायालय उसको बाकायदा सुनवाई का अवसर देगा, लिखित में अपना पक्ष रखने का मौका देगा, सब कुछ करने का मौका देगा। इसके बाद ही दोस्तों उसके खिलाफ कोई आदेश पारित हो सकेगा। उपधारा 2 उपधारा 1 के अधीन संप्रहण का कोई आदेश नहीं किया जाएगा यदि ऐसा व्यक्ति यह सिद्ध कर देता है कि वह ऐसे आगमों का इस जानकारी के बिना कि वे आतंकवाद के आगमों को दर्शित करते हैं मूल्य के लिए सद्भाव यंत्रती हैं। दोस्तों ये धारा 2 में बचाव बताया गया है कि अगर आपको डिफेंस लेना है तो यही लेना है कि उसे नहीं पता था कि इसका उपयोग आतंकवाद के लिए ही संपत्ति का होना है। अभिगृहित या कुर्क की गई संपत्ति के संबंध में न्यायालय के लिए का उसका विक्रय किए जाने का निर्देश देने वाला आदेश करना समुचित होगा। जैसे मान लो वह ठीक है, जैसे मान लो 4 संवत्सर के अंतर्गत वो रख लेगा उसको, जैसे मान लो प्याज, टमाटर, दूध, दही, कोई भी ऐसी चीज़ है जो सड़ जाएगी तो न्यायालय क्या है उसका विक्रय कर देगा और उसका पैसा अपने पास रखे रहेगा। तो निर्णय के बाद जो है जहाँ जैसा होगा वो हो जाएगा। किसी अन्य संपत्ति की दिशा में जो न्यायालय की जो है वो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया नहीं है उसके अंतर्गत उसका प्रशासक भी नियुक्त कर सकता है। जैसे मान लो खेती की भूमि है तो प्रशासक से उसकी खेती करे, अन्य चीज़ें हैं जो वो अलग अलग मैटर पर अलग अलग डिपेंड करती हैं। धारा 28 में अब अपील बताई गई है। धारा 26 के अधीन संप्रहण के किसी आदेश से विरुद्ध कोई व्यक्ति है ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से 1 मास के भीतर उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा जिसकी अधिकारिता के भीतर वह न्यायालय स्थित है जिसने ऐसा आदेश पारित किया है जिसके विरुद्ध अपील की गई है। तो अपील कहाँ होनी है दोस्तों? 26 दिन मतलब धारा 26 में जो संप्रहण आदेश हुआ है उसकी तारीख से 1 मास के भीतर, वहाँ पर 30 दिन के अंदर जो अपील कर रहे थे वो अपन कहाँ कर रहे थे? न्यायालय में कर रहे थे। अभिगृहित अधिकारी के विरुद्ध जब वो 60 दिन में पुष्टि कर रहा था, अब मान लो न्यायालय ने भी पुष्टि कर दी तो इसकी अपील कहाँ होगी? उच्च न्यायालय में। ठीक है, कितने दिन की? 1 माह के अंदर। तो दोस्तों 1 माह जहाँ लिखा है वहाँ आपको ऑप्शन 1 माह लगाना है और जहाँ 30 दिन लिखा है वहाँ 30 दिन और 1 माह कभी एक बराबर नहीं होता है। अगर आप कानून के विद्यार्थी हैं दोस्तों तो इस बात को समझ लें। 1 माह 1 माह होता है और 30 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं। ठीक है, तो अन्वेषण अधिकारी जब किसी संपत्ति को सीज करता है तो 48 घंटे के अंदर अभिगृहित अधिकारी को सूचना देगा। उसके बाद 60 दिन के अंदर वो निराकरण या तो पुष्ट करेगा या उसकी संपत्ति वापस कर देगा, उसको सुनवाई का अवसर भी देगा। और जब अभिगृहित अधिकारी उसको अगर 60 दिन में पुष्ट कर देता है तो 30 दिन के अंदर न्यायालय में जो है अपील कर सकता है वह विशिष्ट व्यक्ति। जब न्यायालय भी उसको पुष्ट कर देता है तो 1 माह के अंदर उच्च न्यायालय में उसकी अपील हो सकती है। ठीक है, अब आती है धारा 29 संप्रहण के आदेश का अन्य दंडों में बाधा न डालना। जो संप्रहण का आदेश है केवल संपत्ति को संप्रहण करने का आदेश है, ये अन्य दंडों में कोई बाधा नहीं डालेगा। न्यायालय द्वारा वाक के अधीन किया गया संप्रहण का आदेश किसी अन्य दंड
के जिसके लिए उससे प्रभावित व्यक्ति अत्याचार के अधीन दायी है, अधिरापण को निवारण नहीं किया, वो अलग सजा का प्रावधान अलग है। यहाँ तो केवल संपत्ति की बात हो रही है। तीसरे पक्षकार द्वारा दावे। अब जिसने आपने संपत्ति जब्त कर ली, एक ने जब्त की है और एक जिसकी जब्त हुई है, अब तीसरा पक्षकार दावा कैसे कर सकता है? जहां धारा 25 के अधीन किसी संपत्ति के संप्राण या उसकी कुर्की के संबंध में कोई दावा इस आधार पर किया जाता है कि यह संपत्ति संप्राण या कुर्की के लिए दायी नहीं है, वहां अभिहित प्राधिकारी जिसके समक्ष ऐसी संपत्ति पेश की गई है दावे का आक्षेप या अन्वेषण की कार्रवाई करेगा। परंतु ऐसा कोई अन्वेषण वहां नहीं किया जाएगा जहां अभिहित प्राधिकारी यह समझता है कि दावा या आक्षेप अनावश्यक विलंब करने के लिए अभिकल्पित किया गया। अगर कोई विकल्प तीसरा आता है कि ये हमारी संपत्ति है, उस पर हमारा अधिकार है, उस पर विचार किया जाएगा। परंतु अगर अभिहित अधिकारी को लगता है कि केवल विलंब करने के उद्देश्य से ये व्यक्ति आया है, प्रथम दृष्टया इसका कोई मालिकाना या कब्जा हक इस पर नहीं बनता है, तो उसको जो है खारिज कर देगा। 2, यहाँ धारा 25 विप धारा 6 के अधीन कोई अपील की गई है और दावा करता या अपेक्षा करता या साबित करता देता है कि धारा 27 के अधीन जारी की गई सूचना संपत्ति इस अध्याय के अधीन संप्रत की जाने के लिए दायी नहीं है, तो उक्त सूचना को वापस ले लिया जाएगा तथा उसे उपरांतरित कर दिया जाएगा। अभिहित प्राधिकारी की शक्तियाँ दोस्तों 30 ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, 31 बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अभिहित प्राधिकारी की शक्तियाँ किस धारा में दी गई हैं। इस अध्याय को बंधों के अधीन कार्य करने वाले अभिहित अधिकारी को उसके समक्ष मामले में पूर्वोचित जांच करने के लिए अपेक्षित सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। तो जो अभिहित प्राधिकारी है जिसको अपेक्षित किसकी सिविल न्यायालय की, व्यवहार न्यायालय की शक्तियां जो है प्राप्त होगी। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चंस इस एक्ट का है, इसको बहुत ही गौर से वेरी IMP में आप लगा सकते हैं। कतिपय अंतरणों का आकृत और शून्य होना। जहां धारा 25 के अधीन किसी आदेश के जारी किए जाने या धारा 27 के अधीन किसी सूचना के जारी किए जाने के पश्चात उक्त आदेश या सूचना में निर्दिष्ट कोई संपत्ति किसी भी प्रकार की रीति से अंतरित कर दी जाती है। मान लो ये सब केस चल रहा था और उसने विक्रय कर दिया, कुछ भी कर दिया जिसके नाम से, तो आकर तो शून्य माने जाएंगे, उसको कोई मतलब नहीं होगा। ये धारा 32 कहती है। 2 धारा और रह गई हैं दोस्तों, बस 2 मिनट का टाइम इसमें लगने वाला है। धारा 33 कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति का संप्राण। जहाँ कोई व्यक्ति धारा 4 और 6 के अधीन किसी अपराध का अभियुक्त हुआ न्यायालय ऐसा कोई आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा कि उसकी जंगम या स्थावर या दोनों प्रकार की सभी या उनमें से कोई संपत्ति से देखो नहीं की गई है, वो 4-6 के अंतर्गत अध्याय 4 और 6 में पड़ा अपराधी है, तो उसकी संपत्ति को भी कुर्क न्यायालय करार दे सकती है। ठीक है। जहाँ किसी व्यक्ति को अध्याय 4 अध्याय 6 के दंड नहीं किसी अपराध से ठहराया गया है, मान लो सजा पड़ गई उसको, ठीक है, तो न्यायालय दंड देने के अतिरिक्त लिखित में यह आदेश भी कर सकता है कि उसकी जंगम स्थावर चल चल संपत्ति को भी जो है संप्रहत हो जाए। ठीक है। और बाकी सब विलंगम जो है मुक्त कर दिए जाएं। जहाँ कोई व्यक्ति उच्च क्वालिटी की कूटकृत करेंसी से संबंधित किसी अपराध का अभियुक्त है, वहाँ न्यायालय अपराध से अंतर्वलित ऐसी उच्च जो भी है उसके पास सब जो है यहाँ पर ये कोई इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों नहीं है। अब आता है धारा 34 कंपनी द्वारा सरकार के शेयरों का अंतरण करना। कंपनी द्वारा सरकार के शेयरों का अंतरण करना, देख लो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ किसी कंपनी में कोई शेयर इस अध्याय के अधीन यथास्थिति केंद्र सरकार राज्य सरकार को संप्रेषित हो गया है, कोई शेयर अंशभाग जो होते हैं लगे रहते हैं कंपनियों में, सरकार को संप्रेषित हो गया है, किसी कंपनी में उस व्यक्ति का क्या शेयर था और सरकार को संप्रेषित हो गया है, वहाँ कंपनी न्यायालय के आदेश की प्राप्ति पर कंपनी अधिनियम 1956 में या कंपनी के संगम अनुच्छेदों में किसी बात की होती हुई तारीख केंद्र सरकार को यहाँ शेयर को अंतरित रूप में रजिस्टर्ड कर सकेगी। अब उसका मालिक कौन हो जाएगा? केंद्रीय राज्य सरकार जो है दोस्तों हो जाएगी। इस तरीके से हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ। और दोस्तों चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ज़रूर, बाकी अगले वीडियो में।